भारत का जन्म, 1 घंटे की पूरी कहानी। महात्मा गांधी पर 1 घंटे की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भगत सिंह प्रस्तुत करता है। आज हम भारत के जन्म की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे कि कैसे भारत का इतिहास शुरू हुआ और कैसे यह देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया में स्थापित हुआ। प्राचीन भारत की उत्पत्ति। भारत का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता का प्रारंभ लगभग 5000 से 7000 साल पहले हुआ था, जब सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन का उदय हुआ। यह सभ्यता अत्यधिक उन्नत थी और इसमें विज्ञान, गणित, लेखन, कला और नगर योजना का अद्वितीय विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, जिसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों की नींव पड़ी। वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसे ग्रंथ इस समय के महान साहित्यिक उदाहरण हैं। गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य। भारत में मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते सम्राट अशोक के नेतृत्व में एक महान साम्राज्य का उदय हुआ। सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कला और साहित्य में भारी उन्नति हुई। मुस्लिम आक्रमण और मध्यकाल। 12वीं शताब्दी से भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और बाद में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का साम्राज्य प्रमुख थे। मुगल साम्राज्य के तहत भारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव आए। मुगलों के शासन में भारत की संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य में उत्कृष्टता देखी गई। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सिकरी जैसे अद्वितीय किलों और इमारतों का निर्माण हुआ। ब्रिटिश शासन का आगमन। भारत का इतिहास एक निर्णायक मोड़ तब आया जब 17वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने कदम जमा लिए। 5767 में प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ी। भारतीयों पर ब्रिटिश शोषण ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और यह देश में असंतोष और संघर्ष की स्थितियां पैदा कर दीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले विद्रोह की शुरुआत 1857 में हुई थी, जिसे सिपाही विद्रोह या गदर कहा जाता है। हालांकि यह विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और जागरूकता बढ़ी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना 1885 में हुई, जो धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक आंदोलन बन गई। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। 1915 में भारत लौटकर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उनका पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जहां उन्होंने किसानों के खिलाफ ब्रिटिश द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों का विरोध किया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य आंदोलनों की शुरुआत की, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट (BC), सॉल्ट मार्च 30 और क्विट इंडिया मूवमेंट 40। गांधी जी की रणनीति ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर किया और भारतीय जनता को स्वतंत्रता की दिशा में एकजुट किया। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व के बावजूद देश का विभाजन एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो चुका था और भारत में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती असहमति के कारण भारत को हिंदू और मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यह स्वतंत्रता देश के विभाजन के साथ आई। पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत 2 देशों में विभाजित हो गया। यह विभाजन हजारों लोगों के लिए शोक और पीड़ा का कारण बना, क्योंकि लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए और हिंसा की घटनाएं घटीं। महात्मा गांधी ने इस विभाजन के बावजूद
भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका जीवन इस विभाजन की दर्दनाक घटनाओं से बहुत प्रभावित हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नायकों ने भाग लिया। महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और कई अन्य महान नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया। इन महान व्यक्तित्वों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निष्ठा, साहस और बलिदान के साथ योगदान दिया। स्वतंत्र भारत का निर्माण 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश में कई समस्याएं थीं। विभाजन के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और विभाजन के बाद की हिंसा ने लाखों जिंदगियां लील लीं। इसके बावजूद भारत ने अपनी दिशा और पहचान स्थापित की। इसके बाद भारतीय संविधान की रचना शुरू हुई और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार हुआ, जिसमें देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। संविधान ने समाज में समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की नींव रखी। इस संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संघीय गणराज्य के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष, भारत का जन्म एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम था। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और फिर विभाजन के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी। भारत के इतिहास में जिन वीरांगनाओं के योगदान को सदियों तक याद किया जाएगा, उनमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे प्रमुख है। उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति के किस्से आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे न केवल एक महान योद्धा थीं, बल्कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। इस लेख में हम रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम क्षणों तक की यात्रा शामिल होगी। रानी लक्ष्मीबाई का प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी, बनारस में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मणिक या मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठा सेना के अधिकारी थे और मां भागीरथी बाई एक गृहिणी थीं। मणिकर्णिका का परिवार बहुत ही सामान्य था, लेकिन उन्हें बचपन से ही साहसिक कार्यों में रुचि थी। वे बहुत ही बुद्धिमान और तेज तर्रार लड़की थीं। उनका बचपन बहुत ही साहसी और साहसिक था। मणिकर्णिका के बारे में यह कहा जाता है कि वे बहुत ही जल्दी घुड़सवारी और शिकार के खेलों में निपुण हो गई थीं। साथ ही वे युद्ध कला में भी बहुत रुचि रखती थीं। उनका व्यक्तित्व बचपन से ही ऐसा था, जो उन्हें एक दिन वीरता के प्रतीक बना देता। झांसी की रानी बनने की यात्रा। मणिकर्णिका की शादी 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। गंगाधर राव झांसी के राजा थे और उनका राज्य बहुत ही समृद्ध था। लक्ष्मीबाई की शादी के बाद उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन यह खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहीं। 1851 में गंगाधर राव की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव की तबीयत खराब रहने लगी और 1953 में उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी का राज्य संकट में पड़ गया। झांसी के राजा की मौत के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से एक नई समस्या उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने डलहौजी की दृष्टि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उन्हें अंग्रेजों के अधीन कर लिया था। डलहौजी की नीति के अनुसार बिना संतान वाले राजाओं के राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को भी यह खतरा था। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष जब झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हुआ और उनके कोई औलाद नहीं थी, तो ब्रिटिश सरकार ने झांसी के राज्य को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया।
इसके परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने झांसी के राज्य को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की और संघर्ष जारी रखा। रानी ने झांसी के लोगों को एकजुट किया और झांसी के किले की सुरक्षा के लिए अपनी सेना तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिला सैनिकों को भी शामिल किया, जो एक अनूठा कदम था। वे न केवल एक बहादुर नेता थीं, बल्कि एक समझदार शासक भी थीं, जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में संकोच नहीं करती थीं। 157 का विद्रोह और रानी लक्ष्मीबाई 1857 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह में भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन उथल पुथल मची हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया और झांसी की रानी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। लक्ष्मीबाई ने विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और झांसी किले की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। उनका साहस और युद्ध कौशल उन दिनों के इतिहास में अमर हो गया। झांसी किले पर अंग्रेजों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। झांसी की घेराबंदी और अंतिम संघर्ष 1957 में जब ब्रिटिश सेना ने झांसी का घेराव किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ किले की रक्षा की। हालांकि अंग्रेजों की संख्या अधिक थी और उनके पास बेहतर संसाधन थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय रणनीतियों के जरिए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए किले पर हमले के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को प्रेरित किया और लड़ाई जारी रखी। इसके बावजूद अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया और किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ किले से भागने का निर्णय लिया। रानी ने अपनी सेना को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान से बाहर निकलने का प्रयास किया। इस संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अंग्रेजों के सामने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष तब समाप्त हुआ जब वे 18 जून 1948 को ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुईं। वे युद्ध के मैदान में अपने अंतिम क्षणों में भी साहस का प्रतीक बनी। रानी के निधन के बाद उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अमर योद्धा के रूप में दर्ज हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत, रानी लक्ष्मीबाई के साहस और संघर्ष की गाथाएं आज भी भारत में सुनाई जाती हैं। उनका जीवन भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि महिलाएं किसी भी परिस्थिति में वीरता और साहस का परिचय दे सकती हैं। आज रानी लक्ष्मीबाई को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में माना जाता है और उनके योगदान का महात्मा गांधी पर 1 घंटे की कहानी। महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता के रूप में इतिहास में अमर रहेगा। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। आज हम उनके जीवन की प्रेरक कहानी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 1. बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। महात्मा गांधी का बचपन बहुत साधारण था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और उनकी मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। वे एक अच्छे छात्र थे, लेकिन बचपन में भी उनके मन में सत्य के प्रति गहरी श्रद्धा थी। गांधी जी का जीवन बहुत ही सरल था और उनके माता पिता ने उन्हें धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। जब गांधी जी युवा हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने का निश्चय किया। इसके बाद उनका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला था। 2. इंग्लैंड में शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका का सफर। महात्मा गांधी 1888 में इंग्लैंड गए और वहां लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की।
इंग्लैंड में रहकर गांधी जी ने अपनी जीवन की नैतिक और राजनीतिक दिशा को स्पष्ट किया। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा यहां से ही प्राप्त करते हैं। 1893 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक कानूनी केस के लिए बुलाया गया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचारों को देखा। गांधी जी ने महसूस किया कि यह केवल भारतीयों का ही नहीं, बल्कि सभी लोगों का अधिकार है कि वे समानता और सम्मान के साथ जिएं। यहीं से गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसमें उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। 3. भारत लौटना और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1915 में गांधी जी भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुका था। गांधी जी ने अपनी पूरी ऊर्जा भारतीय किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण और खेड़ा में सत्याग्रह शुरू किया, जहां किसानों को अत्यधिक कर और शोषण का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी के सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 4. जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहमति का संघर्ष। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चला दी थीं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह घटना गांधी जी के दिल को गहरे आघात पहुंची और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और तेज कर दिया। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग को चुना और उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वे असहमति का विरोध अहिंसा के रास्ते पर चलकर करें। इस समय उन्होंने असहमति की नीति अपनाई और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि स्वराज, आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब भारतीय लोग अपने संसाधनों पर निर्भर रहें और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। 5. दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने एक ऐतिहासिक आंदोलन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र से नमक निकाला, जो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ था। यह आंदोलन भारतीयों के भीतर आत्मनिर्भरता की भावना को जागृत करने वाला था। दांडी यात्रा ने भारतीयों को यह सिखाया कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 6. स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन का दर्द। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही देश का विभाजन हुआ। यह विभाजन लाखों लोगों के लिए दर्द और पीड़ा का कारण बना। गांधी जी ने हमेशा भारत को एकजुट रखने का प्रयास किया, लेकिन विभाजन के समय हुए अत्याचारों ने उनके दिल को बहुत गहरे जख्म दिए। वे लगातार शांति की अपील करते रहे, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांधी जी का मानना था कि भारत तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा जब सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग आपस में शांति से रहेंगे। लेकिन विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने उनके इस विचार को झकझोर दिया। 7. महात्मा गांधी की मृत्यु और उनकी स्थायी धरोहर। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन उनका संदेश कभी समाप्त नहीं हुआ। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक बनकर हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उनके विचारों का अनुसरण करके आज भी हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत। महात्मा गांधी ने हमें सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि अगर हम अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपने आत्मबल और विश्वास से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, और यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रपिता के सम्मान से नवाजा गया। निष्कर्ष, महात्मा गांधी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अहिंसा और सत्य का पालन किया। उनके जीवन के प्रत्येक पहलू से हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हम अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं
और सही मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। गांधी जी का जीवन एक मिसाल है और उनका संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह तब था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय एकता के शिल्पकार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के बाद जिन नेताओं का नाम सर्वोपरि है, उनमें से एक नाम वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य और समर्पण का प्रतीक रहा। उन्होंने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को एकता के सूत्र में बांधने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद भारत को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती थी। कई रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और वे स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते थे। इन रियासतों के बीच सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई वह अद्वितीय और अविस्मरणीय है। उनका नेतृत्व, दूरदृष्टि और कूटनीति भारत के एकीकरण में निर्णायक सिद्ध हुए। इस लेख में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, संघर्ष, योगदान और उनके विचारों को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात के नडियाद जिले के कंडेगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जीवराज भाई पटेल और माता का नाम रतनबाई था। पटेल का परिवार किसान था और वे बचपन से ही मेहनती और ईमानदार थे। सरदार पटेल का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नडियाद में प्राप्त की। इसके बाद वे अहमदाबाद गए, जहां उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अगले सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने 22 साल की आयु में इंटीरियर डिग्री प्राप्त की और भारत लौटे। सरदार पटेल ने वकालत में अपना करियर शुरू किया और उन्होंने बहुत जल्द अपने कौशल और समर्पण से खुद को पहचान दिलाई। गांधी जी से मिलना और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। सरदार पटेल का जीवन में पहला महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे महात्मा गांधी से मिले। 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के बाद उनका जीवन एक नया मोड़ ले लिया। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर पटेल ने उनका अनुसरण करना शुरू किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। गांधी जी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। वे हमेशा गांधी जी के साथ खड़े रहे और उनके विचारों को फैलाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में भाग लिया, जिनमें असहमति आंदोलन, नमक सत्याग्रह और विशेषकर 1930 के दशक में बारडोली सत्याग्रह प्रमुख थे। बारडोली सत्याग्रह और सरदार पटेल का नेतृत्व। सरदार पटेल की असली पहचान उस समय बनी जब उन्होंने 1928 में गुजरात के बारडोली में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। यह आंदोलन किसानों के खिलाफ सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों के विरोध में था। पटेल ने इस आंदोलन की कमान संभाली और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ लिया। सरकार ने किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ डाला था और बारडोली के किसानों को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया था। पटेल ने किसानों को संगठित किया और उनके साथ मिलकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह सफल रहा और ब्रिटिश सरकार को किसानों के करों में राहत देनी पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के बाद पटेल को सरदार की उपाधि मिली, जो उनके नेतृत्व कौशल और साहस का प्रतीक बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना था। सरदार पटेल ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस आंदोलन के दौरान पटेल को कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कठिन संघर्षों का सामना किया। उनके नेतृत्व में कई बड़े सत्याग्रह हुए, जिनमें रैली, प्रदर्शन और जेल भरने के कार्यक्रम शामिल थे। सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी
और भारतीय जनता को एकजुट किया। इस आंदोलन के दौरान उनका कड़ा संघर्ष और उनकी ईमानदारी ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे महात्मा गांधी के विश्वास पात्र साथी बने और उनकी नीतियों का पालन करते हुए संघर्ष करते रहे। भारत का एकीकरण भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने की सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। भारत में 565 रियासतें थीं, जो ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहना चाहती थीं। इन रियासतों को एकजुट करना और भारतीय संघ का हिस्सा बनाना सरदार पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ता से इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। उन्होंने न केवल रियासतों के शासकों से संवाद किया, बल्कि भारतीय संविधान और शासन की मजबूती के लिए उन्हें समझाया। उनके नेतृत्व में रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से हुआ। उन्होंने सरहदों के पार जाकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे विवादास्पद क्षेत्रों को भारत में मिलाया। सरदार पटेल की इस कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व ने भारत को एकजुट किया और भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। उनका यह कार्य भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सरदार पटेल के विचार और दृष्टिकोण। सरदार पटेल का विश्वास था कि भारत की शक्ति उसकी एकता में है। उन्होंने हमेशा भारतीय समाज में विभिन्नता को सम्मान देने का पक्ष लिया, लेकिन एकता और अखंडता की आवश्यकता को सबसे ऊपर रखा। उनका मानना था कि देश का विकास तभी संभव है जब समाज में एकता और सद्भावना हो। सरदार पटेल का दृष्टिकोण यह था कि स्वतंत्रता संग्राम में जितनी महत्व। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक भारत के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का नाम एक महान और अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में लिया जाता है। उनकी वीरता, संघर्ष और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा किया और अपने योगदान से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस लेख में हम सुभाष चंद्र बोस के जीवन, उनके संघर्ष, उनके योगदान और उनके विचारों को विस्तार से जानेंगे। उनकी पूरी कहानी हमें न केवल उनके साहस और बलिदान के बारे में बताती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि अपने देश के लिए क्या कुछ भी संभव है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम जनक चंद्र बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस का परिवार एक संपन्न और शिक्षित परिवार था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और मां एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस का बचपन भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था। इसने उनकी सोच और विचारों को प्रभावित किया। बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही प्राप्त की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका स्कूल जीवन काफी सामान्य था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक विशेष गुण था, वह था उनका नेतृत्व कौशल। वे हमेशा दूसरों से अलग रहते थे और अपने विचारों में दृढ़ रहते थे। सुभाष चंद्र बोस का मन पढ़ाई में बहुत तेज था। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने 1919 में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। हालांकि उनका दिल आईसीएस में नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करने से इनकार कर दिया और भारत लौटने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ाव। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने का निर्णय लिया। इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का बहुत आदर किया, लेकिन उनकी विचारधारा से कुछ भिन्न विचार रखते हुए वे अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण के समर्थक थे। 1920 के दशक के अंत में
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में अपनी जगह बनाई और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बोस ने कांग्रेस के युवा वर्ग को संगठित किया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए नया जोश पैदा किया। उनका विचार था कि भारत को केवल अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, इसके लिए एक सशस्त्र संघर्ष की जरूरत है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व से असहमति के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने एक अलग क्रांतिकारी संगठन बनाने की योजना बनाई ताकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चला सकें। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आजाद हिंद फौज का गठन 1940 के दशक में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान के संपर्क में आए। उनका लक्ष्य था कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी ताकतों की मदद लें। उन्होंने जापानियों से मदद प्राप्त करने के लिए जापान का दौरा किया और वहां से आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। बोस ने भारतीय सैनिकों को एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भारतीय युवाओं के दिलों में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया। आजाद हिंद फौज की सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना को एक नई दिशा दी और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों से अपील की कि वे विदेशी शासन के खिलाफ अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करें। सुभाष चंद्र बोस की नीतियां और विचार। सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम के प्रति दृष्टिकोण महात्मा गांधी से काफी भिन्न था। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत था, जबकि बोस का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक थी। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हराकर ही प्राप्त की जा सकती है। उनका यह भी मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए बाहरी सहयोग की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने जर्मनी और जापान से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। सुभाष चंद्र बोस के विचारों में एक क्रांतिकारी ऊर्जा और उत्साह था। उनका मानना था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और इसके लिए आत्म बलिदान की आवश्यकता है। उनका कहना था कि यदि हम किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी और मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी कई रहस्यों का पर्दा पड़ा हुआ है। 1945 में बोस ने जापान से वापस लौटने का निर्णय लिया और उन्होंने एक विमान से उड़ान भरी, लेकिन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनका शव कभी नहीं मिला और इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे। कई लोग मानते हैं कि भगत सिंह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान वीर भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में लिया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान का प्रतीक है। भगत सिंह को भारतीय युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है और उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय है। उनकी शहादत ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने का साहस दिया। आइए हम भगत सिंह के जीवन की पूरी कहानी को विस्तार से जानें। प्रारंभिक जीवन और परिवेश। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा नामक गांव, अब पाकिस्तान में स्थित, में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार सिख समुदाय से था और उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले से ही सक्रिय था। उनके चाचा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था। भगत सिंह के बचपन में ही भारतीय समाज में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुस्से का माहौल था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहमति आंदोलनों,
ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और भारत में हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का प्रभाव भगत सिंह के मन पर गहरा पड़ा। उनके परिवार और आसपास के माहौल में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक किया गया और उनका दिल स्वतंत्रता के लिए धड़कने लगा। शिक्षा और पहले विचार। भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर में स्थित एक स्कूल से प्राप्त की। वे पढ़ाई में भी काफी तेज थे और उनके दिमाग में हमेशा कुछ नया सीखने की ललक रहती थी। वे किताबों के बहुत शौकीन थे, खासकर उन किताबों के प्रति जिनमें स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार से संबंधित विचार होते थे। भगत सिंह का आदर्श महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और भगत सिंह के पिता थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना। इस घटना ने भगत सिंह के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति गहरी नफरत और आक्रोश पैदा किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर द्वारा निर्दोष भारतीयों की हत्याएं की गई थीं और इसने भगत सिंह को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा दी। भगत सिंह को पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसा आंदोलन से जुड़ने की इच्छा थी, लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया। उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के लिए केवल अहिंसा नहीं, बल्कि एक मजबूत क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है। इस विचार के बाद भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया। किसान आंदोलन और संघर्ष का आरंभ भगत सिंह के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRSA से जुड़ा। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष शुरू करना था। भगत सिंह ने इस संगठन के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को अपने अत्याचारों का कड़ा जवाब दिया जाए। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें वे और उनके साथी क्रांतिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। इस समय भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा के रास्ते से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, बल्कि इसे पाने के लिए एक मजबूत और निर्णायक क्रांति की आवश्यकता है। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला 1919 में जब लाला लाजपत राय की हत्या पुलिस द्वारा की गई, तो यह घटना भगत सिंह के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लाला लाजपत राय, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, को ब्रिटिश पुलिस ने लाठियों से पीटा था और उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया। भगत सिंह ने इस बदले के रूप में ब्रिटिश पुलिस अफसर जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि यह योजना गलत हुई और स्कॉट की जगह दूसरे अफसर जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया गया। इस घटना ने भगत सिंह को और उनके साथी को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथी भूमिगत हो गए और उन्हें पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी। दिल्ली विधानसभा बम कांड। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के अपने तरीके को तेज किया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य यह था कि वे अंग्रेजों को यह दिखा सकें कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करा लिया और जेल में डाले गए। भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष केवल हिंसा से ही नहीं, बल्कि विचारधारा के जरिए भी किया जा सकता है। उन्होंने जेल में रहते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया और जेल के भीतर एक नए तरह का आंदोलन शुरू किया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए कई पत्र भी लिखे। भगत सिंह का मुकदमा और शहादत। भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चला। ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें फांसी की सजा देने का निर्णय लिया। उनका मुकदमा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया
और भारतीय जनता ने उनके समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी। इस समय भगत सिंह के प्रति भारतीय जनता का समर्थन काफी बढ़ चुका था। भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने मुकदमे के दौरान ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह न्याय नहीं। मंगल पांडे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 1557 में हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे पहले भारतीय विद्रोह के रूप में जाना जाता था, में मंगल पांडे की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित और निर्णायक कदम था। यह संघर्ष न केवल भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक पल के रूप में दर्ज हुआ, बल्कि यह भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम को तेज करने का आधार भी बना। मंगल पांडे ने अपने साहस और वीरता से भारतीयों में एक नई जागरूकता और संघर्ष की भावना पैदा की। उनका बलिदान और उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस लेख में हम मंगल पांडे के जीवन, संघर्ष और बलिदान को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के नगला करनेल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दीवान सिन्हा और मां का नाम अवधेश कौर था। उनका परिवार एक राजपूत परिवार था जो पेशे से सैनिक था। मंगल पांडे के बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की भावना विकसित होने लगी थी। बचपन में ही उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को समझना शुरू किया था। मंगल पांडे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की थी, लेकिन बाद में उनका ध्यान सैनिक बनने की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर भारतीय सैनिकों की भर्ती में भाग लिया और भारतीय सेना में सिपाही के रूप में शामिल हो गए। सैनिक जीवन और भारतीय सेना में प्रवेश। मंगल पांडे ने भारतीय ब्रिटिश सेना में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही के रूप में प्रवेश किया। भारतीय सेना में उनका जीवन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन उनके दिल में एक आक्रोश और स्वतंत्रता की ज्वाला जल रही थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय सैनिकों के साथ घिनौना व्यवहार करना शुरू कर दिया था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी अफसरों द्वारा अपमानित किया जाता था और उनका शोषण किया जाता था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्हें न तो उचित वेतन मिलता था और न ही सम्मान मिलता था। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू की गई नीतियां और कानून भारतीय समाज के लिए अपमानजनक थे। मंगल पांडे जैसे सैनिकों के मन में यह असंतोष बढ़ने लगा और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने का निर्णय लिया। 1557 के विद्रोह की शुरुआत 1957 में ब्रिटिश साम्राज्य ने एक नया प्रकार का कारतूस पेश किया था, जिसे एनफील्ड पकर्ड कार्ट्रिज कहा जाता था। यह कारतूस भारतीय सैनिकों के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। कहा जाता था कि यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना था और भारतीय सैनिकों के लिए यह धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अपमानजनक था। हिंदू सैनिकों के लिए गाय और मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर की चर्बी का उपयोग करना अस्वीकार्य था। इसने भारतीय सैनिकों के मन में गहरी नाराजगी उत्पन्न की। मंगल पांडे ने इस अपमानजनक कारतूस का विरोध किया और 29 मार्च 1957 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारंभ बंगाल के बैरकपुर में हुआ, जहां मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों से लोहा लिया। उन्होंने अपने साथियों को भी इस विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनकी इस क्रांतिकारी भावना ने बाकी भारतीय सैनिकों में भी आत्मविश्वास जगाया और वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े हुए। मंगल पांडे का विद्रोह और गिरफ्तारी। मंगल पांडे का विद्रोह बहुत ही साहसिक और निर्णायक था। 29 मार्च 1957 को उन्होंने ब्रिटिश अफसरों से संघर्ष करते हुए अपनी बंदूक से गोलियां चलाईं। वे सशस्त्र संघर्ष में पूरी तरह से लिप्त थे और उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकना था।
उन्होंने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और भारतीय सैनिकों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे का यह विद्रोह बहुत ही जल्द फैल गया, लेकिन उन्हें अंततः ब्रिटिश अधिकारियों ने पकड़ लिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 21 मार्च 1958 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता के मर्चेंट जेल में बंद किया गया और अंततः उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे का बलिदान और उसकी महत्ता मंगल पांडे का बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक संदेश था। उनका बलिदान भारतीयों को यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका यह साहसिक कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक उत्प्रेरक बन गया, जो बाद में 1857 के विद्रोह को और भी मजबूत करने में सहायक साबित हुआ। मंगल पांडे की शहादत ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि अगर हम एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शहादत के बाद पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की एक नई लहर दौड़ गई। हालांकि 1957 का विद्रोह असफल हो गया, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। मंगल पांडे की विरासत, मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में लिया जाता है। उनका बलिदान और संघर्ष आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित हैं। उनकी वीरता और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्हें भार